हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। इस चैनल पे क्लास 9th और 10th से रिलेटेड जो भी मेन सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे ढंग से यहाँ प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे तथा इसके अलावा भी जो भी जैसा कि एनसीईआरटी जो हम लोग का मेन बुक है एनसीईआरटी को भी हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभी लगभग स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका जो वर्ड्स होता है एनसीईआरटी का वो थोड़ा टफ और कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखा हुआ होता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा तो आप लोग ने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस चैनल पे जो कि क्लास 9th के बायोलॉजी से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से लिया गया है जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा मेरा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को क्लास 9th और 10th से रिलेटेड इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजी क्लास 9, ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर इसके आगे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, मतलब डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स रिलेटेड ये टॉपिक्स हम कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। टॉपिक्स को पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि टॉपिक भी जानना जरूरी होता है कभी कभी, ठीक है। जितने भी मेन टॉपिक्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, एक तो हो गया डिस्कवरी, सेल से रिलेटेड जो भी होगा न्यूक्लियस वगैरह सब चीज का हम लोग डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, कौन डिस्कवरी किया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पहले जब डिस्कवर हुआ था। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सेल को, ठीक है, माइक्रोस्कोप मेनली सबको पता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप भी बताया जाएगा। फिर उसके आगे सेल थ्योरी, सेल से रिलेटेड सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में क्या क्या ऐड किया गया, यहाँ पे दो तरह का सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, एक पुराना सेल थ्योरी और एक मॉडर्न सेल थ्योरी, दोनों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का सेल को फिर बांटा गया है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मतलब सेल के नंबर के हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट ये हम लोग का ये रहा। फिर उसका शेप और साइज के हिसाब से भी सेल बढ़ता है, ठीक है, कोई सेल आपका बड़ा होगा, कोई सेल छोटा होगा, शेप इरेगुलर, रेगुलर, डेफिनिट, इनडेफिनिट, अलग अलग तरह का शेप भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के आधार पे बांटा गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सब हम लोग को मिलेगा, ये टॉपिक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे इतना समझते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में मेनली यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट को उतना हम लोग नहीं जानेंगे, वो सीनियर क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है थोड़ा वास्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग को पढ़ना है। इसी में प्लांट और एनिमल आएगा, जो हायर प्लांट्स और एनिमल, कुछ फंजाई वगैरह भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे और टॉपिक्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी, मतलब पीएम और सीएम, इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा किस चीज का, मटेरियल का, जो कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेल वॉल हो गया, ठीक है, आउटर कवरिंग जो होता है प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। फिर हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे, जो सेल के, सेल वाल के अंदर जो न्यूक्लियस को छोड़ के जो एरिया बच जा रहा है वो हम लोग का साइटोप्लाज्म, ये तो यूनिक चीज है, सबको पता भी होगा, 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और फिर सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल में, सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, इसको हम लोग क्लियर करेंगे लाइन बाय लाइन, सभी को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट जानना जरूरी है, बहुत जरूरी, कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग का द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशन ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके ढांचा को, सेल के, कंपोजिशन मतलब किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग साइटोलॉजी, एक स्टडी का नाम दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम लोग का है
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फंक्शन से भी रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया सेल का, इसको हम लोग सेल बायोलॉजी बोलेंगे। और ये हम लोग का साइटोलॉजी हो गया। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 और मेन पॉइंट है, ये बहुत बेसिक है, 11-12 क्लास में, यहाँ तक कि मेडिकल के एग्जाम में भी ये पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये सब भी पूछा गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है हम लोग के, ठीक है, साइंटिस्ट है। उसके बाद फिर देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये भी एरिस्टोटल है। लेकिन फादर ऑफ जो बोटनी है ये थियोफ्रास्टस है, ठीक है, थियोफ्रास्टस है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एरिस्टोटल साहब का फोटो यहाँ पे लगा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद थियोफ्रास्टस का यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक पॉइंट था, इसको आप लोग ध्यान पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल से रिलेटेड डिस्कवरी, मतलब सेल का डिस्कवरी कौन किया, कैसे हुआ, इन सभी पॉइंट्स को, टोटल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई चिंता करने की, कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को यहाँ पे लिखा गया। एनसीईआरटी के थ्रूली हम यहाँ पे सभी चीज को मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, सबको लगभग नाम भी पता होगा। ये हमारे रॉबर्ट हुक है, ठीक है, जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट पॉइंट सेल से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सेल से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है द टर्म सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन हिज बुक नेम माइक्रोग्राफिया। उनका बुक का नाम था, देखिए यहाँ पे माइक्रोग्राफिया लिखा हुआ है, बुक का नाम, जो माइक्रोग्राफिया एक बुक का नाम है। कब लिखा था? 1665 में। ये सब क्वेश्चन भी 9th 10th 11th 12 आगे मेडिकल, प्री मेडिकल सब में ये सब क्वेश्चन, एम्स वगैरह में भी कभी कभी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पुराना क्वेश्चन हो गया या इतना आसान है नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। इसीलिए आप इस सभी चीज को ध्यान रखिए। किस बुक, कौन सा बुक था? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इन 1665, उसी साल का बात बोला जा रहा है, व्हाइल स्टडिंग थिन स्लाइसेज ऑफ कॉर्क। कॉर्क यहाँ पे बार्क ऑफ ट्री की बात किया जा रहा है, मतलब जो ट्री का जो आउटर जो कवरिंग जो होता है, जिसको छाल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अपने निजी भाषा में। ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ओक ट्री, ओक ट्री से लिया गया था। अंडर सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप उनके ही द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? ये जो रॉबर्ट हुक थे वो खुद से ही डिजाइन किए थे इस माइक्रोस्कोप को, और उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा ये 1665 में बार्क ऑफ ट्री से, ओक ट्री था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसी ट्री से बार्क निकाल के फिर इसको हम ऑब्जर्व किए थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक। ही वाज अमेज्ड टू नोट दैट कॉर्क रिसेंबल ए हनीकॉम्ब एंड हैड ए टीनी कंपार्टमेंट्स इन इट, ठीक है। वो कैसा स्ट्रक्चर जो था, वो हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर था, जो हम लोग मधुमक्खी का जो छाता देखते हैं वैसा। एंड हैड ए टीनी कंपार्टमेंट, हम लोग देखते हैं ना मधुमक्खी का छाता में कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, रूम टाइप का स्ट्रक्चर, खंड खंड जैसा बना हुआ, वही स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ही हैड एक्चुअली, ठीक है, ऑब्जर्व डेड सेल। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। डेड सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था, लिविंग सेल नहीं था वो। प्लांट का जो सेल था वो डेड सेल था, विच लुक्ड लाइक स्मॉल एम्प्टी रूम। वो कैसा दिख रहा था? स्मॉल एम्प्टी रूम के जैसा दिख रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे रॉबर्ट हुक नेम देम एज सेलुला, नाउ टर्न्ड एज सेल। सेलुला इज ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स ए लिटिल रूम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलुला का मतलब क्या है। तो सेलुला एक लैटिन वर्ड है। अभी हम लोग सेल पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम भी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जो कि 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेलुला इज ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स ए लिटिल रूम, या फिर कंपार्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, फिर देखते हैं क्या आता है। अच्छा, रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंट ऑन बार्क ऑफ ट्री। कौन सा ट्री था भाई? ओक ट्री था। ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं आगे। ये हम लोग का रॉबर्ट हुक्स का माइक्रोस्कोप है, ठीक है। यहाँ पे जो बार्क ऑफ ट्री से जो ऑब्जर्व किया गया था सेल ऑफ डेड कॉर्क, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा था, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ध्यान से देखेंगे, ये माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेकिन ये हाथ के द्वारा बनाया गया हुआ माइक्रोस्कोप है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अभी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ अलग ही दिखता है, उसका भी हम फिगर इसके आगे दिखाएंगे। सेल्स ऑफ डार्क कॉर्क,
ये डेड कॉर्क, सॉरी, ये डेड कॉर्क के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग जूम करके देखेंगे, सेम हनी कम के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। गैप गैप आप लोगों को बीच बीच में दिख भी रहा होगा, ये जो गैप गैप दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, इसी के बारे में हम लोग को देखना था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है। सभी के स्कूलों में भी माइक्रोस्कोप होगा ये। ठीक है, कहीं कहीं कुछ अलग तरह का होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप आप लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे यहाँ पे हम एक एक चीज पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, क्योंकि सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्विकली इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिससे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग आई पी से, यहीं से हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये हम लोग का क्या है, ये ट्यूब है। फिर ये क्या है, बॉडी ट्यूब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो तरह का, अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक है कोर्स एडजस्टमेंट और ये है आपका फाइन एडजस्टमेंट। हम बताएंगे कि कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट में अंतर क्या है। कोर्स एडजस्टमेंट जो है, इसको जब हम क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो थोड़ा क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो स्लाइड होगा उसको यहाँ पे रख के हम लोग ऑब्जर्व करें किसी भी चीज को। जैसा ऑनियन पील का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेनली 9th क्लास में। ये तो लॉकडाउन रहा सबका, सबके स्कूल में, तो ये दिखा होगा नहीं कहीं, मे भी स्कूल खुलने के बाद सबको दिखाया गया, फिर 8th क्लास में भी बताया जाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको एंटी क्लॉक करेंगे तो ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये एडजस्ट करने वाला चीज है। और फाइन एडजस्टमेंट मतलब फोकस को एडजस्ट यहाँ पे करने के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर ये आर्म हो गया, जिससे हम लोग पकड़ के कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये लेंस हो गया। लेंस यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है। ठीक है, अलग अलग तरह का लेंस वहां पे हो गया, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। फिर यहाँ देखेंगे क्लिप हो गया, वही स्लाइड को वहां पे क्या करे रहेगा, उसको पकड़े हुए रहेगा। ठीक है, जो आप लोग देखते होंगे जब खून जांच वगैरह आप लोग कराते हैं उस वक्त आप लोग को दिखता होगा स्लाइड। ठीक है, इसको क्लिप। ये स्टेज हो गया, डांस करने वाला स्टेज नहीं है, इस स्टेज पे स्लाइड को हम लोग रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडेंसर ये हो गया। इस कंडेंसर का अर्थ क्या है, ये गोल ऐसा है, इसको हम लोग मूव ऐसे गोल जब करेंगे ना तो ये खुल जाता है अंदर से। खुलने का मतलब जो भी इस पे लाइट आएगा, ये रिफ्लेक्टर है, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर अब लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्टर में जो भी लाइट आएगा रिफ्लेक्टर के ऊपर जाता है। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लाइट आएगा, तभी तो हम लोग देख पाएंगे। अगर ये वाला एरिया पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो फिर कुछ दिखेगा नहीं। बात समझ में आ रही है, फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए रिफ्लेक्टर, ये कंडेंसर से हम लोग लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, कितना लाइट जाना है कितना लाइट नहीं जाना है। ठीक है, उसको हम लोग खुद से एडजस्ट, सभी चीज में लगभग खुद से एडजस्ट करने वाला है। फिर हम लोग देखेंगे ये हम लोग का बेस हो गया, इसको लेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आर्म है, यहाँ लेग बोल सकते हैं, वो हेड हो गया, कुछ भी मतलब अपने से जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल से रिलेटेड डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल से रिलेटेड डिस्कवरी है, तो हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है सेल से रिलेटेड डिस्कवरी के बारे में 1660, सभी टेबल एक बार में हम लिख दिए हैं। 1665 में सेल का आविष्कार हुआ था, जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुआ था। ठीक है, किस चीज का आविष्कार, न्यूक्लियस का आविष्कार हुआ था। इसके पहले 1665 के पहले 1674 में, बीच में यहाँ पे 1674 छूटा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं खुद से। एंटोनी वॉन लीवन लीवेनहुक ये आविष्कार किए थे। ठीक है, लिविंग सेल का पॉन्ड वाटर में। किस चीज का, लिविंग सेल का पॉन्ड वाटर में, इन पॉन्ड वाटर। इसके साथ साथ he also नहीं, डिस्क्राइब बोलेंगे, डिस्क्राइब ह्यूमन सेल लाइक आरबीसी और स्पर्म सेल के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट हुक के बारे में सबको पता है, ये तो सेल का ही डिस्कवरी किए थे। फिर रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में चीज दिया हुआ है, कुछ कुछ इसमें से नहीं दिया हुआ है।
फिर 1838 में एमजे स्लीडन जो थे, ठीक है, ये थे एमजे स्लीडन, ये बताए थे कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी सेल्स से बने हुए होते हैं। मतलब इनका पॉइंट था ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एमजे स्लीडन थे, ये बोटानिस्ट थे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोटानिस्ट थे तभी तो प्लांट के बारे में बताएं। बोटनी जो होता है वो स्टडी ऑफ प्लांट होता है। और ये थे जूलॉजिस्ट, कौन, ये टी स्वान, पुरकिंजे नहीं, टी स्वान जूलॉजिस्ट, ये बताए थे टी स्वान ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, जितने एनिमल्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। ये प्लांट हो गया, ये एनिमल हो गया, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसके आगे देखेंगे हम लोग कि इसके बाद हम लोग का पुरकिंजे साहब ये आ गए, ये जो साइंटिस्ट थे, ये भी बोटनिस्ट थे, ये बताए थे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये टर्म को सिर्फ दिए थे, टर्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म एक वर्ड है, इसके बारे में बस बोल दिए थे कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को यहाँ पे दिखाए थे। फिर आ गए 1855 में रुडोल्फ वर्चो जो है, ये बोले थे ओमनिज सेलुला ई सेलुला, एक वर्ड बोले थे, ये आता है एग्जाम में, ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इस वर्ड का मतलब है, लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ यहाँ पे कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है, मतलब पहले किसी सेल से ही वो बने हैं, ऐसा नहीं कि एक बैक नया सेल बन गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इस चीज को दर्शा रहा है यहाँ पे। हक्सले साहब के बारे में लिखा हुआ है 1863 में कि हक्सले क्या किए थे, तो हक्सले साहब डिस्क्राइब किए थे यही प्रोटोप्लाज्म को, ये ऊपर जो प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, डिस्क्राइब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, तो डिस्क्राइब किए थे प्रोटोप्लाज्म को। फिर 1866 में हैकल आए, ये बोले कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं किया, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस का यहाँ पे हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस को ये बताएं, न्यूक्लियस इज ए स्टोर हाउस ऑफ हेरेडिटरी मटेरियल, और न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में, बात समझ में आ रही है। फिर उसके आगे नॉल के साइलेंट रहेगा, नॉल एंड रस्का, ठीक है, या रुस्का भी बोल सकते हैं, रिस्का मत पढ़ लीजिएगा, रस्का या फिर रुस्का। 1940 में ये उस वक्त 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड तो पहले से ही बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किए थे, कौन, नॉल और रस्का या फिर रुस्का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इससे क्या बेनिफिट होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप अभी तक जो देखे हैं या फिर सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, ये सभी माइक्रोस्कोप के द्वारा सिर्फ सेल या फिर न्यूक्लियस थोड़ा बहुत या फिर साइटोप्लाज्म दिखता था सिर्फ। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में 1 लाख से 5 लाख टाइम तक आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी चीज को मैग्नीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो था 1500 या फिर 1000 टाइम्स ही मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो ये सभी चीज आप लोग का हो गया। प्रोटोप्लाज्म बहुत किसी के दिमाग में आ रहा हो कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म का भी यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। प्रोटोप्लाज्म ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये अंदर वाला न्यूक्लियस और सेल वाले, या फिर सेल जो होगा एनिमल सेल अगर होगा तो उसमें सेल वाल नहीं होगा, ये प्लांट सेल का हम बात लेकर चलते हैं तो सेल वाल, और न्यूक्लियस के जो बीच वाला जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म, इसमें रहने वाले सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहा है अलग अलग, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, राइबोसोम वगैरह। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, मतलब सिर्फ आउटर कवरिंग को छोड़ दिया जाए और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो वही बन गया प्रोटोप्लाज्म, बात समझ में आ रही है। तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को, ठीक है, ये क्लियर हो गया।
मतलब आउटर बाउंड्री को छोड़ देना है, बाकी सब कुछ किस में आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे किसके तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा यहाँ पे सेल थ्योरी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे। सेल थ्योरी स्टेट करता बताता है फर्स्ट, और एक मॉडर्न, ये पुराना हो गया ओल्ड, इसको भी लेके चलेंगे, दोनों लगभग सेम है, इसी का सब पॉइंट को इसमें रखा गया, कुछ ज्यादा इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये जो सेल थ्योरी है, आप लोग को पता होगा जो स्लीडन थे और जो स्वान थे, उन्हीं का दो पॉइंट को मेनली यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। जो बताए थे कि प्लांट्स और एनिमल्स किस चीज से बने होते हैं, सभी सेल्स से बने होते हैं। तो सेल थ्योरी में लिखा है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कभी कभी ये आता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी जस्ट आप लोग को हम बताए हैं कुछ देर पहले ही कि जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, जो कि टर्म बताया गया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, वो लैटिन वर्ड में बताया गया, ठीक है, वर्चो के द्वारा। मॉडर्न थ्योरी स्टेट क्या स्टेट करता है, इसी से रिलेटेड आएगा, देखिए ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये कंपोज्ड होते हैं सेल के द्वारा, ठीक है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी सेल्स होते हैं बेसिकली सिमिलर होते हैं इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब जिससे बनते हैं, मतलब मेनली पॉलीसेकेराइड वगैरह आएगा इसमें, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी, ठीक है। तो फिर थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए तो यही पुराना वाला थ्योरी से उठाया गया है कि नहीं, वो लगभग मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन भी हम लोग पढ़ेंगे, माइटोसिस मियोसिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, और डी नाबो का मतलब होता है न्यू, एक बैक न्यू सेल नहीं बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर कभी ना कभी तो न्यू सेल एक बैक बना होगा, कैसे आखिर बना होगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, ठीक है। ये देखिए इवोल्यूशन में पढ़ना 11-12 में बताया जाएगा, उतना भी क्लियर नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन आप लोग जब पढ़िएगा तो पूरा क्लियर लगभग हो जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये हम लोग इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना जानेंगे जितना भी सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम सेल का, ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है 2n, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, उसमें से वही जो जाइगोट होगा एक, उस जाइगोट से पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो बढ़ता है, सेल का नंबर को बढ़ाता है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी में बिलियंस से लेकर ट्रिलियन सेल तक पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि सिंगल सेल से ही जितने भी सेल होते हैं ये मतलब बढ़ते हैं डिवीजन के थ्रू, या फिर माइटोसिस हो या फिर मियोसिस डिवीजन हो, जो डिवीजन के बारे में बताएंगे अभी। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो इजी पॉइंट है, जो ऊपर दिया हुआ था वही पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रेड से लिखा हुआ है। क्यों रेड से लिखा हुआ है, देखिए, वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस को बोला गया है कि एक्सेप्शन है इस सेल थ्योरी से, अलग है, मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग सब इसमें आ जाएगा। तो भाई वायरस अगर लिविंग है तो क्यों नहीं रखा गया है, अगर नॉन लिविंग है तो फिर यहाँ पे चर्चा क्यों किया गया, दो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वायरस को अभी तक नॉन लिविंग ही समझा जाता है, ए सेलुलर बोला जाता है, ए सेलुलर, जो कि नॉन लिविंग को दर्शाता है, नॉन लिविंग, ठीक है। तो ए सेलुलर नॉन लिविंग वायरस, बट आखिर रखा क्यों गया है सर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वायरस को कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है, ये सब चीज ध्यान में रखिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सेलुलर है, नॉन लिविंग है। अब देखिए अभी तक तो रिसर्च चल रहा है कि भाई इसको क्यों एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। तो वायरस के केस में होता है ऐसा कि जब बॉडी में आता है, होस्ट में आता है, तब लिविंग होता है, होस्ट के बाहर हुआ तो नॉन लिविंग होता है। दो टर्म बोला जाता है यहाँ पर, विरियन और विरियोइड, ठीक है। बॉडी में आ गया, होस्ट में आ गया, होस्ट में, ठीक है, होस्ट में अगर आ गया तो वो लिविंग हो जाता है। अगर फिर क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स के माइंड में
कि सर आता कैसे है, चल के आता है, चल के आता है तो फिर लिविंग क्यों नहीं बोले हैं। तो वही चीज यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया है। वायरस का अभी तक पता ही नहीं है, बोला जाता है कि ये सेलुलर नॉन लिविंग है, तो फिर क्यों लिविंग के जैसा काम करता है, कैसे बॉडी में आता है। कोरोना वायरस अगर नॉन लिविंग होता तो बॉडी में आके इतना महामारी चारों तरफ हो जाता, बताइए। तो ये फिर लिविंग में आ भी सकता है, नॉन लिविंग में तो अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। जब इसका पता चलेगा तो पता चल ही जाएगा इसके बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, सबको दिख रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। देखिए सेल के नंबर के हिसाब से बांट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सेल के नंबर के हिसाब से बांटा गया है। क्या दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए, एक मिनट। तो सेल्स के नंबर के हिसाब से यहाँ पे बांटेंगे, नहीं तो एक होगा, नहीं तो फिर एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट आएगा, क्या क्या, एक यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल, सिंगल या फिर वन, ठीक है। सेलुलर का मतलब सेल, सबको पता है। ऑर्गेनिज्म तो सबको पता ही है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब देखिए मोर देन वन हम लोग पढ़ेंगे, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन या फिर मेनी बोल सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल या फिर मेनी सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेनी सेल 10 20 50 रहेगा, तभी एक से ज्यादा हुआ, दो अगर सेल है तो उसको भी इसी में रखेंगे, मल्टी सेलुलर में। बात समझ में आ रही है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो सेल है तो उसको भी किस में रखेंगे, मल्टी सेलुलर में रखेंगे। अब देखते हैं फिर आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इंडिपेंडेंटली। सिंगल सेल है भाई, इंडिपेंडेंटली तो रहेगा ही, किसी पे डिपेंड है नहीं। इन नेचर एंड द सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शन। जितने भी नेसेसरी लाइफ प्रोसेस होंगे, जितने भी बेसिक फंक्शन होंगे, वही सिंगल सेल अपने बॉडी के लिए करेगा। बात समझ में आ रही है। जैसा कि रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, सब चीज हो जाएगा। ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सबको आप लोग के बारे में पता होगा। मुझे बस आप लोग एक्सक्रेशन, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट, इजेशन, एक्सक्रेशन और इंजेशन के बारे में आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या है इस तीनों में अंतर। शॉर्टकट में ही बताना है कि एक्सक्रेशन, इंजेशन और इजेशन में क्या अंतर है, ठीक है। इसमें देखेंगे दिस सेल्स फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स एंड एक्वायर्स डिफरेंट फंक्शंस टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मल्टी सेलुलर, यहाँ पे छूट गया डैश, ठीक है। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम ए सिंगल सेल इटसेल्फ। सिंगल सेल से ही बढ़ के डबल सेल होता है। कैसे भाई, डिवीजन से। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवीजन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास, जो ग्रीन अलगी है, पारामेशियम, ईस्ट, ठीक है, फंजाई, सब फंजाई इसमें नहीं आएगा। कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर में भी आते हैं जो कि हायर फंजाई है। ईस्ट एक बेनिफिशियल फंजाई है जो घरों में भी यूज होता है, ठीक है, बेकरी वगैरह में। एग्जाम्पल यहाँ ह्यूमन बींग्स, वहीं एनिमल्स में ह्यूमन बींग आता है, एक अलग से हम लिख दिए हुए हैं। हायर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, फंजाई, देखिए हायर फंजाई के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये फिगर के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम फिगर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फिगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो यूनिसेलुलर अभी हम लोग देख रहे थे, सिंगल सेल वाला, ये आप लोग का पारामेशियम, ठीक है। ये यूग्लेना, यहाँ पे लिखना छूट गया, यूग्लेना, ठीक है। ये आपका हो गया अमीबा। देखिए अमीबा का यहाँ पे शेप अलग है कुछ, इन लोग का देखिए शेप फिक्स है, ठीक है। इनका शेप फिक्स नहीं है, जो को शेप के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। शेप और साइज बचा हुआ है, नंबर सिर्फ पढ़े हैं, और एक न्यूक्लियस वाला ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे फिर आगे देखेंगे हम लोग एक क्लामाइडोमोनास, इसमें दो फ्लैजेला दिख रहा होगा, इसमें सिंगल फ्लैजेला है, दिख रहा है, सिंगल फ्लैजेला। इसमें देखिए छोटा छोटा फ्लैजेला, इसमें इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पिलाई बोलते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा होता है, ठीक है, या फिर सिलिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है। उसके आगे है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ सेल्स। हम लोग क्या पढ़े हैं, नंबर्स के बेसिस के हिसाब से सेल को डिवाइड किए हैं। अब शेप के हिसाब से यहाँ पे हम लोग
सेल को डिसाइड बोल रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है द सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज एंड दिस इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। देखिए शेप और साइज के हिसाब से सेल वेरी करता है और ये रिलेटेड किससे है, फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन के हिसाब से ये शेप बढ़ना है कि घटना है, साइज बढ़ना है कि घटना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखेंगे, सॉरी, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल हैव डिफिनिट शेप। डिफिनिट मतलब फिक्स्ड शेप जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड शेप होता है ज्यादातर प्लांट और एनिमल सेल में। उसके बाद देखेंगे कि हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। सेल्स आर स्फेरिकल, जो ओवम हो गया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड में हम लोग का नर्व सेल हो गया जो कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है। तो इलोंगेटेड हो गया, 1 मीटर तक होता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है। स्पिंडल शेप में मसल्स वगैरह आ जाएंगे। स्पिंडल शेप ऐसा कुछ तरह का होता है, फिगर शायद हम आगे बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ तरह का होगा स्पिंडल शेप, पत्ता के तरह का, 2 तरह से कोनिला वाला पत्ता जो आता है। ऑस्टियोसाइट, ये बोन सेल से रिलेटेड, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये सभी बोन सेल से रिलेटेड जो सीनियर क्लास में पढ़ना है। तो ये ब्रांच शेप में होता है, सॉरी, क्यूबॉइडल होता है जर्म सेल, ठीक है। बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, मैच्योर स्टेट में ह्यूमन आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बट सम सेल्स डू नॉट हैव डिफिनिट शेप लाइक अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी, जो कि व्हाइट ब्लड कर्पस्कल जो हम लोग के बॉडी में है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है 3 तरह का, तो वो डब्ल्यूबीसी और अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग ये फिगर में अभी देखे हैं ना, यहाँ पे ये देखो, ये अमीबा, डिफिनिट शेप इसका नहीं है, बात समझ में आ रही है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनडिफिनिट शेप में इसको रखेंगे, और कुछ डिफिनिट शेप का था तो शेप के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब शेप के बारे में जब पढ़ लिए तो थोड़ा फिगर भी देख लेते हैं कि क्या कैसा कैसा है ये सब, स्पिंडल, ब्रांच, क्यूबॉइड, बाइकॉन्केव, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये स्पिंडल कौन सा था भाई, मसल सेल था, ठीक है। फिर उसके बाद ये ओवम, देखो यहाँ पे स्पर्म भी है, फर्टिलाइजेशन के स्टेज का ये फिगर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो ओवम है ये कौन सा शेप है, यहाँ पे कौन सा शेप है, जस्ट हम लोग पीछे अभी देखे हैं, आप लोग को याद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल बोल सकते हैं या फिर राउंड शेप भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आ गया, हाँ, इलोंगेटेड शेप हो गया। ये क्या है भाई, क्या है ये इलोंगेटेड शेप का, ये हम लोग का न्यूरॉन हो गया जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ये ऑस्टियोसाइट लिया गया है, देखो ऑस्टियोसाइट लिखा भी है, हेर्बिशियन कैनाल, सबके बारे में आगे पढ़ाइएगा, बोन सेल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये डब्ल्यूबीसी 5 तरह का होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इशोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, जो कि हम लोग को टिश्यू चैप्टर में इस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया जिसका इंडिफिनिट शेप होता है। और अमीबा तो उधर भी देखे थे, यहाँ भी अमीबा का शेप देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग 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 है। ये फूड के लिए अपना शेप चेंज करते हैं, फूड को कैच करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है सेल्स आर डिफर इन साइज, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, साइज के हिसाब से वेरी करता है। डायमेंशन ऑफ सेल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोन्स, जो कि 1 माइक्रोन्स का बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल से ज्यादा वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा हैव लार्ज बॉडी कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस सेल। देखो जो भी मल्टी सेलर होगा ज्यादा सेल होगा, ठीक है, यूनिसेलर होगा सिंगल सेल होगा, बॉडी भी छोटा होगा, तो वही इसी चीज के बारे में दिया हुआ, लार्ज बॉडी। द साइज ऑफ सेल इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव नहीं लिखा हुआ, इरिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के साइज के और ऑर्गेनिज्म के सेल के साइज के बीच में। ऑर्गेनिज्म का साइज और ऑर्गेनिज्म का जो सेल का साइज होता है उससे यहाँ पे कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव है, ठीक है। कैसे, एलिफेंट और रैट, एलिफेंट और रैट जो होते हैं, एलिफेंट एंड रैट, दोनों का जो न्यूरॉन होगा, नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन जो होगा वो कैसा होगा,
ब्रांच्ड और इलोंगेटेड ही होगा। कैसे? वो भी उतना बड़ा विशाल जानवर एलिफेंट और चूहा एक रैट इतना छोटा, कैसे इलोंगेटेड? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि इरिस्पेक्टिव होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्मॉलेस्ट सेल जो है आता है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पीपीएलओ है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन है? नर्व सेल है, 1 मीटर होता है। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन है? साइकस ओव्यूल है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है जिसका 7 cm डायमीटर होता है, ठीक है, उसको आप लोग निकाल सकते हैं एरिया। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल ध्यान रखिएगा बोहमेरिया निविया है, लॉन्गेस्ट सिंगल सेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एसिटाबुलेरिया है जो कि 10 cm इसका लेंथ होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, हम कुछ यहाँ पे अलग से थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ बताएंगे कैसे डिपेंड नहीं होता है उस चीज को, ठीक है, साइज बढ़े या घटे कैसे डिपेंड नहीं होगा। देखिए ऑनियन का हम यहाँ पे फिगर लेंगे और उसके सेल्स के बारे में बताएंगे। ये ऑनियन हो गया, ऑनियंस को यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा कुछ दिखता है। इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाइड हम लोग करके देखते हैं, देखिए कैसा दिखेगा, ऐसा, इसी को मैग्नीफाइड किया गया। ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस। यहाँ पे ओनियन है, प्लांट है, तो सेल वाल होगा ही, देखिए सेल वाल लिखा हुआ है, इससे सेल वाल दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये सेल वाल है, न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, देखिए न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट तरह का छोटा एक बड़ा क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि छोटा सा ओनियन है, ठीक है, स्पीसीज वही है, वही ग्रुप का है, तो भी उसका जो होगा स्ट्रक्चर, उसका जो सेल देखा जाएगा मैग्नीफाइड करके ऐसा ही दिखेगा। उससे थोड़ा बड़ा होगा वो भी ऐसा ही दिखेगा, और सबसे बड़ा होगा वो भी ऐसा ही दिखेगा। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को यहाँ पे दर्शा रहा है, जो कि आप लोग एनसीईआरटी का टॉपिक वहां पे देखिएगा। एनसीईआरटी जब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी भी हम कवर करके बताएंगे, उस चीज को आप वहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम पीपीटी वाला चीज अभी पहले बता दिए हैं, फिर एनसीईआरटी को हम बताएंगे ताकि आप लोग को बेटर क्लियरेंस हो पाए। दोनों वीडियो अगर आप लोग देखते हैं आगे पीछे करके तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हाँ, कुछ एनसीईआरटी में बीच बीच में कुछ दिया हुआ है आपका कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, कौन डिस्कवर किया सेल को और कैसे डिस्कवर हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे, इन 1665 Robert Hooke discovered cell. He examined thin slices of cork under a self-designed primitive microscope and found the resemblance between the structure of cork and honeycomb, जो कि हम शुरू में ही एक्सपेरिमेंट जब हम लोग देख रहे थे उसका समझ रहे थे, तभी हम लोग इस सभी चीज को पढ़ लिए हैं। वही क्वेश्चन दिया हुआ था, हम इसको सोचे हैं कि लिख देते हैं, ठीक है। He noticed that cork cell consisted of मेनी टीनी कंपार्टमेंट, जो कॉर्क सेल उनको दिखा हुआ था उनके माइक्रोस्कोप के द्वारा, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, ठीक है। तो उस माइक्रोस्कोप में टीनी कंपार्टमेंट लाइक, मतलब वहीं आपका जो हनीकम लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, लाइक हनीकम, ही कॉल्ड देम सेलुला या फिर सेलुलेई, लैटिन वर्ड है। नाउ टर्न्ड ए सेल, उसको सेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेलुला इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स ए लिटिल रूम, वहां भी हम लोग इस चीज का चर्चा किए थे और देखे थे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें है। ये क्या क्वेश्चन है? व्हाई इज सेल कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ये भी आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, thus सेल इज द स्ट्रक्चर एंड यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ लाइफ। ईच सेल एक्वायर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू इट्स मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जो भी उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दिस डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी enables cell to perform basic functions such as
रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं, मेटाबॉलिक ग्रोथ वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। द सेल इज देयर फॉर द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों बोला जाता है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, एक टर्म है एनसीईआरटी में, अभी तक तो हम लोग यहाँ पे मिला नहीं है कहीं, लेकिन इसी में छुपा हुआ था। कैसे भाई, हम लोग देखे थे यूनिसेलुलर वाले में कि सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है सभी फंक्शन को, मल्टी सेलुलर में भी देखते हैं कि नहीं, वहां एक सेल सभी को कर रहा है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर में बटा हुआ है कि हम लोग का ये सेल इस चीज को, जैसे एक्सक्रीशन के लिए अलग सा बना हुआ है ऑर्गेन पूरा, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए पूरा अलग ऑर्गेन, उसमें अलग टिश्यू, अलग सेल बना हुआ है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ है। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि सेल जो होता है सबसे छोटा यूनिट है। सेल को टुगेदर जब हम लोग बहुत सारा सेल जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हम लोग टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेन, और फिर ऑर्गेन सिस्टम, देन हम लोग का बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलेंगे। पूरा बात समझ में आ रहा है? तो ये फिर आप लोग क्लियर रखिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो छोटा सा एक पॉइंट था इसलिए इसको बता दिया गया। 8th क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। All living cells have the capacity to perform various functions are the character of a all living organ। जितना भी लिविंग सेल होता है उसके बॉडी, किसी के भी बॉडी में, ठीक है, उसको कैपेसिटी रहता है हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसी चीज के लिए वो उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, डिवीजन ऑफ लेबर मींस दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिएगा हम लोग के पास हाथ भी वर्क कर रहा है, आंख से देख भी रहे हैं, हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं, है कि नहीं, सब चीज हो जा रहा है एक साथ। लेकिन ये यूनिसेलुलर में नहीं हो पाता है एक टाइम पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहाँ सिंगल सेल है, यहाँ अलग अलग सेल है, हाथ का अलग है, कान का अलग है, नाक का, सब चीज का अलग अलग सेल है। जितने भी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है उनका सब सेल या फिर सब ऑर्गेन अलग अलग है, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे देखेंगे मेनी लिविंग सेल्स ऑल्सो हैव division of labor like human beings and each cell possesses a specific component called cell organelles। सभी के पास सेल ऑर्गेनल है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करना, ये सब अलग अलग चीजें, वैक्यूल का अलग अलग काम है। तो वही सब के बारे में बताया गया है। ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स कंसिस्ट ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। सभी को एक पर्टिकुलर फंक्शन बताया गया, दिया गया है कि ये फंक्शन उनको करना है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड सेल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। It is also seen in unicellular organism where all the basic function are carried out by single cell। यहाँ पे देखिए सिंगल सेल के द्वारा ही सभी बेसिक फंक्शन कैरिड होगा। बात समझ में आ रहा है? मल्टी सेलुलर में होगा लेकिन बेटर इफिशियंसी कौन देगा? मल्टी सेलुलर। कैसे देगा हम बताते हैं कि एग्जांपल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि किसी बिल्डिंग को बनाना है, ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए वहां पे बहुत सारे हम लेबर दे देते हैं 20-25, ठीक है, और एक बिल्डिंग सेम वैसा ही बिल्डिंग बगल में बन रहा है, उसके लिए हम एक ही लेबर देते हैं। तो बताइए कौन सा बिल्डिंग पहले बनेगा, कौन सा बिल्डिंग अच्छा बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके समझ सकते हैं। मल्टी सेलुलर में उतने सारे लेबर वहां पे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो वो बिल्डिंग बहुत अच्छा बनेगी, अलग अलग सबका दिमाग लगेगा, सबका अलग अलग काम रहेगा। किसी का बाहर से जाके ईटा लेके आएगा, कोई ईटा को जोड़ेगा, कोई वहां पे हेड मिस्त्री होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक बिल्डिंग यहाँ बनाने के लिए सिर्फ सिंगल ही लेबर को दे रहे हैं, तो क्या उससे बनेगा? नहीं बनेगा। तो वहीं यहाँ पे सिंगल सेल है, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। उसका वैसा अगर फंक्शन है, उसके पास कैपेसिटी है तो वो जरूर करेगा, लेकिन वर्क में क्या होगा, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, एफिशिएंसी उतना बेटर नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग का यूनिसेलुलर और हम लोग मल्टी सेलुलर के बारे में देखा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर टॉपिक को समझे हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बोला जा रहा है, बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के हिसाब से यहाँ पे बांटा गया। जैसे साइज, शेप, नंबर पढ़े हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ेंगे। क्या क्या है देखिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक हम लोग का है यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से पहले हम लोग देखेंगे, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव।
कैरियोटिक्स मतलब कैरियोन्स, कैरियोन्स इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, और ये फिर कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाला अलग और प्रिमिटिव मतलब इमैच्योर न्यूक्लियस वाला अलग। ये न्यूक्लियस पूरा मैच्योर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वो सिंपल होगा, इमैच्योर होगा। कौन? प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे बांट दिया गया है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पॉइंट सब लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट प्रोकैरियोट का है, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं, तब न्यूक्लियर इनवेलप ही यहाँ पे नहीं रहेगा, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द जेनेटिक मटेरियल्स इन दिस सेल्स इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मतलब कि न्यूक्लियस को ही यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोला जा रहा है। ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास इन्वेलप नहीं है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। किस चीज का? जेनेटिक मटेरियल का। किसका जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस का। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसा कि बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको BGA भी बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल्स विच पोजेजेज ए ट्रू न्यूक्लियस बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस, सिंपली हम लोग मैच्योर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर आगे देखेंगे, इट हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जो कि वहां पे नहीं था, जिसको न्यूक्लियोइड बोले थे। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को हम लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाएंगे, यूकैरियोटिक भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसी को आगे लेके चलेंगे। प्लांट, एनिमल सबके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या क्या आगे टॉपिक है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा हम कुछ यहाँ पे और भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, और एक हम लोग का आ गया इधर यूकैरियोटिक सेल। दोनों में थोड़ा सा कुछ और डिफरेंस, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में है, फर्स्ट पॉइंट, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज, इसका साइज ऐसा होगा। ठीक है, ए ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट होगा न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। जेनेटिक मटेरियल इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब SSDNA दैट ऑकर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ का खुला हुआ है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इमैच्योर न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो ये खुला हुआ है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। देखिए, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस ये ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोलस का संख्या एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जो ऑर्गेनेल्स के ऊपर से जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे नो माइटोसिस इन्वॉल्व, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पे फिजन और बॉन्डिंग के थ्रू ही क्या होगा? डिवीजन होगा, माइटोसिस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस भी एक डिवीजन है, ये भी फिजन और बॉन्डिंग की डिवीजन है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। फिर देखेंगे नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। इस साइड देखेंगे यूकैरियोट में जनरली 1 to 100, थोड़ा सा साइज बढ़ गया है, क्योंकि वास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो साइज तो बढ़ना ही है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वहां एब्सेंट था। फिर उसके बाद देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 to several DNA molecules that are surrounded by a nuclear membrane। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, वहां पे न्यूक्लियोलस क्या था? एब्सेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहां एब्सेंट था। जस्ट मतलब अपोजिट है, एक साइड का याद रखिएगा, दूसरे साइड का इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन इज मियोटिक या फिर माइटोटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे वैक्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट, वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं।
फिर हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर का जो मूवमेंट होगा वो प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझे हैं। माइटोसिस मियोसिस जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 था, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है? तो वीडियो पूरा क्लियर अगर समझ में आ जाए फिर नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड जल्दी किया जाएगा। ठीक है, फिर थैंक यू।